में बहुत बुरे हाल है और मैं फिर ही अपील करूंगा सरकार से कि चाइना के साथ आप कांटेक्ट अभी थोड़ा सा ना कम करिए। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मेजर गौरव आर्या की जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो अभी रिसेंटली ही उन्होंने अपलोड की है। तो इसके ऊपर आज रिएक्शन बनाएंगे और ये कल वीडियो आपको देखने को मिलेगी क्योंकि मैं कल को अपलोड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो का जो अच्छा ओरिजिनल दोस्तों, लिंक है कुछ वो ही दिन आपको पहले हमने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जापान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो जापान ने रिलीज करी थी, उसके कुछ पार्ट्स निकले हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और बड़ी आसान जबान में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जापान जो है वो कहता है कि जो चाइना करना चाहता है दुनिया के साथ वो क्लियर है। जापान ये चाहता है कि दुनिया ये समझे कि चाइना कर क्या रहा है। ऐसा नहीं कि गलवान में आ गया और तवांग में आ गया और थोड़ा उसने देपसांग में हल्का सा टटोला, आपको डोकलाम में थोड़ा सा उसने ऐसे देखा। नहीं, जापान ये मानता है और ये बात सच भी है, ये बात सच भी है कि दिस इज पार्ट ऑफ अ वाइडर चाइनीज स्ट्रेटेजी। वाइडर चाइनीज स्ट्रेटेजी जो कहते हैं ना कि रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन, यानी कि जो चाइनीज नेशन है, जो चाइनीज कौम है, उसके अंदर जान फूकनी है हमें, पहली बात। दूसरी चीज, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, ये पीएलए के तीन पार्ट हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स। इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे ले जाना है और इसको एक, बिकॉज द चाइनीज बिलीव इन पावर प्ले। ये चाइना जो है ना, ये जैसे हम लोग कहते हैं वासुदैव कुटुंबकम, ये सब कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं चाइना का। चाइना कहता है हम ही वासुदेव है, हम ही कुटुंबकम है, हम ही सब कुछ है और बाकी सब हमारे अधीन रहें। जो दुआ सलाम करेगा वो जिंदा रहेगा, वरना हम खा। तो बेसिकली क्या है कि खा जाएगा सबको चाइना। अब ये सब थोड़ा ना, कुछ कुछ मुल्क हैं जो कहते हैं ठीक है खा जाओ सब। जैसे पाकिस्तान है, वो कहता है जनाब आप कल खाते हो आज खा जाओ, आज खा रहे हो अभी खा जाओ हमें, लेकिन खजूर दे दो हमें बस। जब तक खजूर मिलते रहेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी जो हैं गैरतमंद मुल्क हैं, वो कहते हैं नहीं साहब ये नहीं है, ये काम नहीं होगा। देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो जापान ने गेयर लगा दिया और जापान ने बोला है कि हमें काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए। अगर चाइना हमें अटैक करता है तो मैं बराबर की कैपेसिटी चाहिए चाइना को ठोकने की। जापान की जो सिक्योरिटी है ना, 1945 के बाद वहां पे यूएस के बेसिस रहे हैं। आई थिंक ओकिनावा में बहुत बड़ा बेस है एक उनका, एक कमांड टाइप का है उनका, बहुत बड़ा थिएटर टाइप का कुछ जापान में। तो उसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों के कंपोनेंट्स हैं, मरीन्स भी हैं वहां पे। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं वहां पे। लेकिन जापान कहता है कि नहीं यार, हमें खुद भी हमारे पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर चाइना कुछ करे तो हम ठोके चाइना को। अब वो बात कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, वो बात कर रहा है क्रूज मिसाइल्स की। जापान ये कहता है कि जहां तक चाइना की बात है, हमारे दो बड़े पार्टनर हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, यूएस हमारे साथ है, जाहिर सी बात है। लेकिन इमीडिएट नेबरहुड में हमारे दो बड़े पार्टनर हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना डिफेंस बजट बहुत बढ़ा दिया दोस्तों, जापान ने भी बढ़ा दिया है, भारत भी बढ़ा रहा है। और ये सारे देशों को, इसमें साउथ कोरिया भी शामिल है, क्योंकि भाई साउथ कोरिया को परेशान कौन करता है? नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया का अब्बू कौन है? नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान मेले में बिछड़े हुए वो भाई हैं जिनका एक ही अब्बू है, चीन। यानी कि साउथ कोरिया को आप पुश कर रहे हो, यानी कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पुश कर रहे हो। दैट इज द क्लियर मैसेजिंग। अगर आप साउथ कोरिया को धक्का दे रहे हो, अगर आप इजराइल को धक्का दे रहे हो, तो आप अमेरिका को पुश कर रहे हो, फिर वहां से पुश बैक आता है। तो ये जियोपॉलिटिकल जो सेंसिटिविटीज हैं, ये हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। तो जापान का ये बड़ा, देखिए ना, जापान का जो पास्ट रहा है मैं आपको बताता हूं। मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है और हमें कॉलेज में भी पढ़ाई गई थी और मुझे थोड़ा सा शौक भी है इतिहास का। जो टोकुगावा शोगन्स थे और मेजी रेस्टोरेशन की हम लोग बात करते हैं जापान में, खासतौर से जब टोकुगावा शोगन्स थे, जो शोगनेट वहाँ पे बनी, और जिस तरीके से वहाँ पे एक जो पहले से वॉरियर मेंटालिटी थी, समुराई मेंटालिटी थी, वो
मैनिफेस्ट हुई, मतलब एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। वो पहले से थी, वो ऐसा नहीं है कि टोकुगावा शोगन्स के दौरान, टोकुगावा शोगन्स उस जमाने के मतलब बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स हुआ करते थे। आप एक किस्म से वॉरलॉर्ड्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप लूजली मान लीजिए उस समय के बाहुबली हुआ करते थे जापान के, जिनका एक जमाने में जो पावर था वो जापान का जो एम्परर था, महाराजा था जापान का, उससे भी ज्यादा था। तो जापान का क्या हुआ, जापान एक मिलिटरिस्टिक सोसाइटी बन गया। ठीक है, कल्चर बहुत जबरदस्त है जापानियों का, म्यूजिक कल्चर, बहुत पुरानी कौम है, बहुत जबरदस्त लोग हैं, लेकिन उनका कल्चर मिलिटरिस्टिक बन गया। कोड ऑफ द वॉरियर जिसको कहते हैं ना कि कोड ऑफ द समुराई, जैसे बुशिदो एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जापान में, बुशिदो, कि जो फाइटर है, जो वॉरियर है, उसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उसमें कई सारी चीजें, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूं ना कि ये सोते शेर को जगाना ये चाइना ने ठीक नहीं करा, अब ये जर्मनी भी, इन सब के इतिहास जो है ना ठीक नहीं है। मैं आपको एक दो नाम बताता हूं, आपको पता लग जाएगा। आपने मित्सुबिशी सुना होगा, जो मित्सुबिशी गाड़ियां बनाता है, या मित्सुबिशी मित्सुबिशी की इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स भी आते हैं, कई सारी चीजें मित्सुबिशी की आती हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ना फाइटर प्लेन बनाता था, जीरो करके एक प्लेन आता था जापानीज, वो बनाता था, जिसके आगे वो बारूद डाल के वो सुसाइड कमिट कर देते थे। वो जैसे वो प्लेन उड़ रहा है, मिशन में जा रहा है, जैसी किसी अमेरिकन ने उसको गोली चलाई और जापानीज प्लेन जो है, जो कामिकाजी मिशन में है, सुसाइड मिशन में है, अगर उस पर गोली लगी और उसको लगा कि मेरा प्लेन अब बचा नहीं पाऊंगा, तो वो पायलट प्लेन को लेके अमेरिकन जो युद्धपोत था या कोई भी बड़ा जहाज था उसके अंदर घुसा के खुद को भी मार देता था और जापानियों को भी, वो अमेरिकन को भी मार देता था या इंग्लिश को भी मार देता था। कामेकाजी वर्ड जो है, जो सुसाइड एयर से, इस तरीके के उन्होंने नेवी के भी बनाए थे, जो छोटी सुसाइड सबमरीन्स लेकर जाते थे और खुद को भी मार देते थे। तो ये बड़ा एक ऑनर की बात मानी जाती थी, इज्जत की बात मानी जाती थी कि एम्परर के नाम पे और देश के नाम पे हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये मित्सुबिशी यही बनाता था, ये जहाज। जो काफी सारे जापान की कंपनीज, अगर आप इनका पास्ट देखेंगे आपको पता लगेगा, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं। आई थिंक सोनी ने कभी काम नहीं करा। एकियो मोरिटा की बड़ी फेमस किताब है मेड इन जापान, वो सोनी की कहानी है, बड़ी खूबसूरत किताब है, पढ़िएगा। जापान ने कभी काम नहीं करा, लेकिन ऐसे कई आपको ब्रांड मिल जाएंगे जो कि आपको ऐसा पता लगेगा कि इनका जो पास्ट था ना, तो इसको जगाना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इनका बड़ा खतरनाक पास्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने एक बड़ा फेमस ब्रांड सुना होगा, ह्यूगो बॉस। ह्यूगो बॉस, लोग कहते हैं कि ह्यूगो बॉस जो था, हिटलर की जर्मनी के दौरान ये नाजी ऑफिसर्स के लिए इन्होंने वर्दियां डिजाइन करी, हिटलर और उसकी कोर टीम के लिए और दुनिया भर के लिए वर्दियां ये लोग बनाते थे। देखो, उनका काम था, जो भी पावर में होता उसके लिए काम करता ही आदमी, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि इनका एक पास्ट है, और चाइना को इतनी समझ होनी चाहिए कि जापान और जर्मनी सो रहे हैं, इनको सोने दो। सो रहे हैं, इनको सोने, अगर इनको जगाओगे तो फिर, अब इसने जगा दिया। रूस ने धक्का दे दे के जर्मनी को जगा दिया, चाइना ने धक्का दे दे के जापान को जगा दिया, और फिर वो मिलिटरिस्टिक सोसाइटी। बाय द वे, द वर्ड कामेकाजी मीन्स डिवाइन विंड। वो मंगोल्स का जहाज आए थे और बहुत साल, कई सौ साल पहले, और वो जापान को इन्वेड करने वाले थे। फिर जापानीज ने प्रे करा अपने भगवान से कि आप हमें बचाओ, तो भगवान ने फिर एक बड़ा तूफान भेजा, एक टाइडल वेव भेजी, एक बहुत टाइफून या कुछ ऐसा समुद्री प्रलय टाइप का आया, जिसने कि जो मंगोल जहाज थे वो सब के सब खत्म कर दिए। तो उसको कहते हैं कामेकाजी, डिवाइन विंड। तो इन्होंने अपना नाम डिवाइन विंड रखा था, जो सुसाइड बॉम्बिंग करते थे। तो ये देखिए, ये पास्ट है जापान का, और चाइना फिर से धक्का दे रहा है। वो राख का ढेर है मिलिटरीली, मैं आपको बता रहा हूं, जापान राख का ढेर है, लेकिन उसके अंदर चिंगारी दबी हुई है। इसको छेड़ना नहीं चाहिए कायदे से। डोंट पुश द जापानीज, नथिंग गुड विल कम आउट ऑफ पुशिंग जापान। जो चाइना का घमंड है ना कि जापान छोटा मुल्क है चाइना के बनस्पत, काफी छोटा है, पॉपुलेशन बहुत छोटी है चाइना के बनस्पत, लेकिन ये बहुत खतरनाक मुल्क था पास्ट में, आज से 75 साल पहले। बहुत खून खराबा हुआ है। और ऐसी बात नहीं कि अमेरिका ने नहीं करा, अमेरिका ने तो एटम बम गिरा दिए, फिर तो अमेरिका के बराबर तो खून खराबा किसी ने करा ही नहीं। लेकिन जापानीज भी कम नहीं थे, जर्मन्स तो अलग ही लेवल का खेल खेल रहे थे। तो अब ये दो पुरानी जो ताकतें हैं दुनिया की, अब फिर से वो जीवित हो रही हैं, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा
फिक्र की बात है। अच्छा दोस्तों, एक नई मिसाइल है जो इंडिया में इंडक्ट होने वाली, उसका नाम है प्रलय। नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं, देख के सुन के डर लग जाए मिसाइल का। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की है प्रलय, एंड इन मेनी केसेस इट विल रिप्लेस द पृथ्वी मिसाइल। जो पृथ्वी मिसाइल है ना, उसको कई जगह ये रिप्लेस करेगी। पृथ्वी थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है। प्रलय ये कहते हैं द प्रपोजल मूव्ड बाय द इंडियन डिफेंस फोर्सेस इन एडवांस स्टेज एंड इज शेड्यूल्ड टू बी टेकन अप फॉर क्लियरेंस ड्यूरिंग हाई लेवल मीटिंग दिस वीक। इसी हफ्ते इसका अप्रूवल आएगा। और प्रलय इज पावर्ड विथ सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट। ये पहले जो उसका कहते हैं लिक्विड था पृथ्वी का। अब आप ये कहेंगे कि जब अग्नि है जो 5000 किलोमीटर मारता है, 8000 किलोमीटर मारता है, कुछ लोग 8000 कहते हैं, कुछ 5000 कहते हैं, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता, हमें प्रलय की क्यों जरूरत है? प्रलय इसलिए जरूरत है क्योंकि कुछ टारगेट्स होते हैं बॉर्डर के पास, शैलो टारगेट्स होते हैं, ज्यादा डीप नहीं होते, शैलो होते हैं, उनको टारगेट करना। और ये जो प्रलय है ये बहुत काम की चीज है, ये तैयार है, अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद, आप देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी इंडक्ट होगा ये। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा पंच चाहिए कि जो डेप्थ में, ज्यादा नहीं पर थोड़े डेप्थ में, जो चाइनीज हेडक्वार्टर्स हैं, कल अगर उनको टारगेट करना पड़े तो प्रलय उनको टारगेट करेगा। और प्रलय की यह खासियत है कि जिस स्पीड से आता है, जिस स्पीड से ये टारगेट करता है, और मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जिस स्पीड से काम करेगा, चाइना विल नॉट हैव एनीथिंग दैट कैन इंटरसेप्ट प्रलय। चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रलय को इंटरसेप्ट कर पाए, इसलिए चाइना थोड़ा सा डरा हुआ है। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, मतलब ठीक है, उनको तो वैसे ही चलते फिरते निपटा दो पाकिस्तान को, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट चाइना इज अ रियल प्रॉब्लम, चाइना इज द रियल थ्रेट। और एक और चीज मैं बताता हूं, हम लोग ना बहुत पाकिस्तान करते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए, पाकिस्तान ना चाइना का स्टेप नहीं है। चाइना जो काम सामने से नहीं करना चाहता, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को कहता है बेटा तुम कर लो। ये सच्चाई है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान से थ्रेट है, बट वो इतना जबरदस्त थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान से असली थ्रेट जो है ना, पाकिस्तान से, वो टेररिज्म का है, वो कन्वेंशनल वॉर का नहीं है। कन्वेंशनल वॉर का थ्रेट आपका चाइना के साथ है, और बहुत समय तक हमने चाइना को इग्नोर करा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हमारी ना 4 स्ट्राइक कोर्स हैं, और मैं कोई ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं बता रहा। लोग अक्सर कहते हैं मेजर साहब आपने कोई टॉप सीक्रेट खुफिया नहीं, यार ये इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। हाँ, मुझे इंटरनेट से नहीं पता लगा, लेकिन आप लोग इंटरनेट से पता लगा सकते हैं। आपकी 1 कोर है, 2 कोर है, 21 कोर है। ये आपकी जो 3 स्ट्राइक कोर हैं, जिनका ये काम है कि दुश्मन जंग के दौरान आपकी पिवट कोर्स होती हैं, राइट, जो डिफेंसिव में होती हैं, और ये थोड़ा कम लेवल तक आगे जाती हैं, कम डिस्टेंस तक आगे जाती हैं। स्ट्राइक कोर का काम है बिल्कुल घुस के पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, वो स्ट्राइक कोर। तो आपकी जैसे मथुरा में हो गई, अंबाला में हो गई, भोपाल में हो गई, इनकी लोकेशन है स्ट्राइक कोर की, राइट। दोस्तों बात यह है कि ये जो हमारी स्ट्राइक कोर है ना, 3 स्ट्राइक कोर्स, ये पाकिस्तान बेस्ड हैं। और जो 17 स्ट्राइक कोर है, वो माउंटेन स्ट्राइक कोर है पानागढ़ की, वो चाइना बेस्ड है। अब 1 को रिपर्पस कर रहे हैं, 1 को मोड़ रहे हैं चाइना की ओर। तो मुझे लगता है ये पूरा आईबीजी का जो कॉन्सेप्ट, आप जरा देख लीजिएगा, आईबीजी क्या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं, आपको मिल जाएगा, आप इसके बारे में पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और स्ट्राइक कोर, मुझे लगता है चाइना को ज्यादा ये टैबलेट चाहिए। जिसको खुजली होती है दवाई, उसे मरहम उसी को लगानी पड़ती है, चाइना को मरहम लगाने की जरूरत है, और ये काम होगा। आई थिंक प्रलय इज अ वेरी गुड, और विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड एडिशन फॉर द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। और इंडियन आर्मी को तो जबरदस्त अभी चाहिए प्रलय, इमीडिएटली। और मुझे लगता है कि ऐसा क्लियरेंस मिल जाएगा अभी कैबिनेट से 1-2 दिन में। ये चीज़ बड़ी तेज़ है इसमें। मैंने एक बात देखी है, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है सरकार की और स्कीम्स की जो मोदी सरकार करती है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन डिफेंस के मामले में जितनी जल्दी अप्रूवल मिलता है और जितनी जल्दी वो इंडक्ट होती हैं, मैंने 25-30 साल में इतनी स्पीड नहीं देखी। ये बात माननी पड़ेगी। अचानक इतने वेपन सिस्टम्स, अचानक राफेल भी आ रहा है, चिनूक भी आ रहा है, M777 भी आ रहा है, ध्रुव भी आ रहा है। तेजस को भी बोला कि तुम आगे, तेजस पुराना सिस्टम है, आज का नहीं है मोदी सरकार का, वो पुराना टाइम का है, लेकिन तेजस को भी बोला कि हाँ 2-3 स्क्वाड्रन तेजस की भी डालो, 2-3 रेजिमेंट्स, 4 रेजिमेंट्स आप अर्जुन की भी डालो। ये मतलब दुनिया भर की जिस स्पीड से भारत वेपन सिस्टम्स एक्वायर कर रहा है, दिस इज फिनोमिनल। मैंने देखा नहीं था कभी ऐसा, क्योंकि मैं पढ़ता आया हूँ। आई हैव स्टडीड ऑल दिस, और मेरी हॉबी भी है, मैं शौक भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है। तो जिस स्पीड से, जिस ब्लाइंडिंग स्पीड से ये वेपन सिस्टम्स भारत में आ रहे हैं ना, दैट इज इंडीड क्रेडिबल। ये हमें वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। दोस्तों ये है तीसरी चीज मैं आपको आज बताना चाहूंगा। ये देखिए, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि
हर्सेस जो होते हैं ना, हर्सेस जो जहाँ पे जिनमें लाशें ले जाई जाती हैं ना, जो आपने देखा होगा वो एम्बुलेंस में या कुछ डेकोरेटिव हर्सेस भी होती हैं जिसमें बॉडी हो जाती है, जिसमें कि बरियल के लिए ले जाते हैं या क्रिमेशन के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे भी ले जाते हैं वो उधर लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं बीजिंग में। ये रॉयटर्स बोल रहा है। लेकिन चाइना कहता कोई डेथ ही नहीं हुई, कोई डेथ ही नहीं हो रही। इक्का दुक्का कोई उसने डेथ रिपोर्ट करी तो करी होगी, वो मना कर देता, कहता है हुआ ही नहीं कुछ, सब ठीक ठाक है। तो चाइना ना चोरी करता है, चाइना छुपाता है, चाइना छुपाता है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जैसे गलवान में कितने चाइनीज मरे, वो अमेरिकन ने बताया, रशियंस ने बताया, चीनियों ने कुछ नहीं बताया। चीनी कहते हैं कि अब कोई हुआ ही नहीं। तो ये साल भर तो यही बोलते रहे कुछ हुआ ही नहीं, फिर कहते नहीं जी 4 मर गए। तो ये चाइना की आदत है। बट बात यह है कि जिस साइंटिस्ट ने वो नहीं बोला था थर्मोन्यूक्लियर बैड, वो भी चाइनीज ओरिजिन का साइंटिस्ट है जिसने बोला था थर्मोन्यूक्लियर बैड, चाइना में बहुत बुरे हाल है। और मैं फिर ही अपील करूंगा सरकार से कि चाइना के साथ आप कांटेक्ट अभी थोड़ा सा ना कम करिए। ये फ्लाइट ये बहुत परेशान कुन चीज़ है और बहुत परेशान करने वाली है भारत को, क्योंकि हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी है इंडिया में फैलेगा। आधार पूना वाला ने बोला है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यार देखो, वो तो आधार पूना वाला ने एक लेवल पे बात बोली है और सच बात बोली है। लेकिन एक तो हम लोग प्रिकॉशन लें, ये हमारे ऊपर है कि हम लोग प्रिकॉशन लें इस चीज़ का, जो कि लेना भी चाहिए, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह। लेकिन दोस्तों, जहाँ से इंपोर्ट हो रहा है ना वायरस है, वो रूटें भी हमें बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है? वो रूट भी हमें बंद करनी पड़ेगी। रूट क्या है? चाइना। अच्छा, पाकिस्तान पे आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे दोस्तों। पाकिस्तान में पावर क्राइसिस हो गया है और बोला है कि साहब 8 बजे तक सारे बाजार बंद कर दो। अभी रेस्टोरेंट ओनर जो हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिनका धंधा ही रात को चलता है, ठीक है, रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए और वगैरह, वो सब बड़े परेशान है। कहना है साहब ये क्या चक्कर है यार, 8 बजे हम तो भूखे मर जाएंगे, फिर हमारा काम धंधा चौपट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं पाकिस्तान में, बिजली है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कई कई जगह ऐसी है, खास तौर से जिसको पाकिस्तान बड़े शौक से आज़ाद कश्मीर बोलता है, पीओके को बोलता है ना आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे भाई साहब 22-23 घंटे लोड शेडिंग होती है एक दिन में। 22-23 घंटे, आधा पौन घंटे 1 घंटे के लिए आता है पानी, आता है वो बिजली जिससे लोग पंप चला लेते हैं और कुछ और अपना काम कर लेते हैं। बाकी 23 घंटे 23.5 घंटे अंधेरे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे मेजर गौरवारिया साहब ने चाइना के बारे में और जापान के बारे में बात की। जापान एक पास्ट में ना एक बहुत ताकतवर कंट्री होती थी, तो उसकी और अमेरिका की जो जंग हुई थी, फर्स्ट वार जो जिसको कहते हैं, तो वर्ल्ड वार जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं, उसमें जापान की मतलब कि लड़ाई ये फर्स्ट है या फिर सेकंड वार में है। मतलब कि अमेरिका ने उनके ऊपर एक एटम बम गिराया था और जो जापान, वो सब कुछ तबाह हो गया था। और अभी भी वहाँ पर मतलब कि उसके कुछ ना कुछ नुकसान अभी भी मिल जाते हैं, जो वहाँ पर जो एटम बम गिराया था। तो उसके बाद जापान जो है वो कमज़ोर थोड़ा सा कंट्री होता, मगर फिर उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया। तो बाकी कोविड के बारे में, चाइना में कोविड बहुत फैल रहा है। और हम जैसी कंट्रियों को, जो छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, पाकिस्तान और आसपास जितनी भी कंट्री हैं, इनको चाहिए कि चाइना के साथ जो भी ताल्लुकात है उसको थोड़ा सा बाइकआउट करे और कम करे, ताकि चाइना की इकॉनमी भी नीचे गिरे और चाइना को मतलब कि पता लगे कि कैसी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर उनके ऊपर कब्जा करता है। तो चाइना को अभी ये सबक सिखाने का भी वक्त है। वैसे अगर इंसानियत देखी जाए तो हमें अपने आप को अगर हम सेफ रखेंगे, मतलब कि अगर हम घरों से बाहर कम निकलें या इधर उधर, या फिर हम चाइना का या इंडिया, चाइना इंडिया पाकिस्तान और इनके आपस में मतलब कि बॉर्डर अगर क्लोज हो जाते हैं और वो एक दूसरे की कंट्री में आना जाना बंद हो जाता है, चाइना का सामान इंडिया में आता है, पाकिस्तान में आता है और दुनिया भर की कंट्रीज में जाता है, अगर उनके ऊपर रोक लग जाती है तो फिर ये कोविड की वजह से थोड़ी सी बचत हो सकती है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि 1 साल पहले जब या 1.5 साल पहले जब कोविड आया था तो कितनी अमवात हो चुकी थी। तो इतनी ज़्यादा अमवात को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी से गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है। तो ऐसे ही चाइना के अंदर से इन्वेस्ट निकल कर अब इंडिया में आ रही है, तो इससे इंडिया का बहुत मतलब कि फ़ायदा है कि इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी। अभी रिसेंटली एप्पल ने भी 500 मिलियन जो है आपकी कंट्री में इन्वेस्ट किया, तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी।
तो ऐसे ही चाइना की अब इकोनॉमी है जो वो गिरती जा रही है, और चाइना में जो भी मतलब कि उल्टा सीधा होता है वो मीडिया में आने नहीं देते, ना ही वो इंटरनेशनल मीडिया में जाने देते हैं। तो इस चीज़ को ही छुपाते हैं, मगर ताइवान के मीडिया ने भी उनकी अच्छी खासी जो है वो है की थी अपने नेशनल मीडिया में, जो इंडिया की आर्मी ने चाइना की आर्मी को मारा था डंडों के साथ, तो उसकी वीडियो चलाकर तो बहुत मतलब कि मार कुटाई हुई थी। तो बाकी पाकिस्तान के बारे में भी बात की कि पाकिस्तान का जो है वो बैंकरप्ट तो होने वाला है, मतलब कि पाकिस्तान के अब रिजर्व जो है वो बहुत कम हो गया, 7 अरब डॉलर से भी कम, क्योंकि जो रिजर्व पड़े हुए थे वो भी दूसरी कंट्रीज के थे। तो अब जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं पाकिस्तान में, वो अब पाकिस्तान के अंदर नहीं एंटर हो रही, वो बाहर सी पोर्ट के ऊपर पड़ी हुई हैं कि उसको पाकिस्तान खरीद ही नहीं सकता, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। तो बहुत करप्ट गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान की ये कंडीशन हो गई है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान का क्या हालात चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी पॉलिटिक्स क्राइसिस भी आए हुए हैं। पंजाब में अभी गवर्नर राज लगने वाला है, लगता है कि नहीं, वो आज रात को पता चल जाएगा। तो मज़ीद आप पाकिस्तान के बारे में देखते रहें, मतलब कि क्या होता है पाकिस्तान में। अभी तो ये एक मतलब कि खींचा तानी चली हुई है कि इमरान खान खींच रहे उधर से, वो जो 13 पार्टियों की एक मजमा जिन्होंने आजकल गवर्नमेंट बनाई हुई है करप्ट तरीन, तो वो आपस में मतलब कि ये सब जो भी मसले खड़े हुए हैं इसमें, इसके पीछे जनरल बाजवा जो जिसने पाकिस्तान के साथ मतलब कि इतना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के गया, 1200 अरब जो वो खुद ले गया और 1100 अरब का वो NRO दे गया इन 13 पार्टीज को, और उनके जितने भी करप्शन के केस थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो बाकी करप्शन को तो पाकिस्तान में बड़ी चीज़ माना ही नहीं ना जाता, ये तो एक स्वाब का काम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है, ये करते जाएं। बाकी अभी पीछे जो महंगाई की जो लहर आएगी पाकिस्तान में, उसमें पिसना तो गरीब आवाम ने ही है। तो मेजर गौरव आ रही है कि ऐसी वीडियो देखकर बहुत सारा नॉलेज हासिल होता है, और इनकी वीडियो देखना बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दे दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।